हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन पेपर 3 के यूनिट 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको कार्य समझा दिया था, आज बल और ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो को आपको देखना है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये मेरा कुछ संक्षिप्त परिचय आप देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आप चाहे तो कार्य, बल और ऊर्जा का पिछला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो है। आज कल अपन ने कार्य पे बात की थी, आज अपन बल पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल कार्य की परिभाषा बताई थी। मैंने बताया था कि बल लगाकर किसी वस्तु की में किया गया परिवर्तन कार्य कहलाता है। मैंने आपको बताया, जैसे टेबल है, इसको अपन ने बल लगाया एफ और ये खिसक के यहाँ पे आ गया, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट डी। विस्थापन, तो मैंने बताया था कि बल और विस्थापन W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आप चाहे तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और अब कार्य मैंने बताया था तीन टाइप के होते हैं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और शून्य कार्य। ऋणात्मक कार्य और धनात्मक कार्य और शून्य कार्य। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि थीटा जब 90 से कम होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक। थीटा जब 90 से ज्यादा होगा तो वो ऋणात्मक। और थीटा जब इक्वल टू 90 होगा तब वो कहलाएगा शून्य कार्य। ये तो ठीक है, तो थीटा के टर्म में हो गया। मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा खींचता है गाड़ी। अब घोड़ा इस डायरेक्शन में गाड़ी खींच रहा है और गाड़ी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो मतलब घोड़ा बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो घोड़े द्वारा लगाया गया जो बल है उसका विस्थापन इसी डायरेक्शन में, तो ये धनात्मक कार्य है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन चल रहे हैं, अपन चलते तो घर्षण बल क्या करता है, अपने विपरीत कार्य करता है। तो अपन चल रहे हैं, अपन आगे निकलते चले जा रहे हैं, तो ये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो अपन को रोक नहीं पाया, वो क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन अपने द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप अपने घर की छत पे खड़े और आप बॉल फेंकते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि बॉल हमेशा नीचे की तरफ आती है, बॉल कभी ऊपर नहीं जाती। ऐसे ही न्यूटन साहब थे, उनके ऊपर सेब गिरा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सेब नीचे क्यों आया। तो इससे पता चला कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने हाथ से एक गेंद को उठाते हैं, तो आप पृथ्वी के अगेंस्ट उस गेंद को ऊपर ले जा रहे हैं और पृथ्वी उस गेंद को अपनी तरफ नीचे खींच रही है। तो पृथ्वी द्वारा की आपने गेंद को यदि उसके ऊपर उठा लिया तो आपके द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक है और पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको शून्य कार्य के उदाहरण बताता, तो कुली वाला मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सतह है, सतह एक रोड है जो भी है, मान लीजिए इसमें घर्षण जीरो है, घर्षण क्या है, जीरो है। तो इसमें कुर्सी आप छोड़ोगे तो फिसलती चली जाएगी। अब देखिए, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है और कुर्सी जो है कि सकती चली जा रही, तो इनके बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और यही मालूम है जब थीटा 90 डिग्री होता है तो कार्य शून्य कहलाता है। तो चलिए, ये तो कल का संक्षिप्त रिवीजन हो गया। अब अपन आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज क्या टॉपिक है अपना, बल। अब बल की परिभाषा और प्रकार। तो देखिए, बल वह कारक है जो किसी पिंड के रूप एवं आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ आप नोटिस करिए, परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स, बल मतलब फोर्स, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है ना। फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर। तो क्या क्या कर सकता है, आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि खली जी है और एक राजपाल यादव जी है। अब मान लीजिए खली जी जो है, इनकी जो है राजपाल यादव जी को यदि एक आध मुक्का मार देंगे तो वो इनके रूप या आकार में परिवर्तन हो जाएगा, या नहीं भी मान रहा है तो वो परिवर्तन करने की प्रवृत्ति तो रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि इनके पास इतना बल है कि वो उनके रूप और आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया मजाकिया तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो अब फोर्स क्या होता है, इज एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, which has the ability to distort the shape or structure of a substance of a body, anything, है ना, और कैपेबिलिटी। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको फोर्स समझ आया होगा, फोर्स क्या है, तो बल एक भाग कारक है और आपको मालूम है बल लगा के ही कार्य किया जाता है। अब आप कोई टेबल खिसकाना है तो यहाँ बल लगाओगे और ये खिसक जाएगा। अब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, मैंने कल भी बताया था, यदि वो इस टेबल को खिसकाएगा, नहीं खिसकेगा, तो उसमें उतना बल नहीं है कि वो टेबल को खिसका देगी, उसकी आकार या स्थिति में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन एक एग्जाम्पल खा लीजिए, वो तो एक धक्का मारेंगे तो खसाक से खिसक जाएगा, तो उनमें बल है ना दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आप देखिए, बल एक सदिश राशि है, मैंने कल भी आपको बताया था, दो टाइप की राशि होती है, सदिश और अदिश। सिंपल शब्दों में समझना तो सा प्लस दिश, तो जिसमें दिशा है वो सदिश और जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश। तो जिन राशियों को परिमाण और दिशा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है वो सदिश राशि कहलाती है, और जिनका सिर्फ केवल परिमाण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है या निकाला जाता है उसको अदिश राशि कहते हैं, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो अब आपको एक चीज समझ आई, फोर्स कैसी एक सदिश राशि है। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने बोला मोहन जा रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बोला मोहन जा रहा है, तो आप पूछिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो मैं बताऊंगा मोहन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में जा रहा है।
तो ईस्ट डायरेक्शन यूज किया तो सदिश राशि हो गई। लेकिन आप फॉर एग्जांपल कभी आपसे कोई वेट पूछता तो आप बोलते हो वेट 40 किलो ईस्ट, नहीं आप बोलते हो 40 किलो, तो वेट क्या एक तरीके से कैसी वो हो गया अदिश राशि हो गया। तो दोस्तों ये मैंने सदिश और अदिश समझाने की कोशिश की, जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं वो सदिश राशि होता है, जिसमें नहीं करते वो अदिश राशि होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बल के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दो टाइप के बल होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। आइए मैं आपको संतुलित और असंतुलित बल बताना चाहूंगा क्या होते हैं। देखिए संतुलित, मान लीजिए कोई भी चीज है, इस पे यहाँ से अच्छा फोर्स, दोस्तों फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, और फोर्स का जीजीएस मात्रक डाइन होता है, डाइन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए एक पिंड है, पिंड या कोई भी सब्सटेंस है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो बल लगा रहा है, और एक आदमी यहाँ लगा रहा है, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, तो इस वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाएंगे, इस वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। तो पढ़ लीजिए, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल, जैसे मैंने बताया ना 5 - 5 = 0, आ गया परिणामी बल शून्य हो, आ गया परिणाम, ये शून्य है दोस्तों, परिणामी बल शून्य हो तो वो कौन सा बल कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। और ये मैंने आपको उदाहरण बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं असंतुलित बल। तो आप देखिए, आपने वो रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा, ये एक रस्सी है, इसको एक टीम यहाँ से खींच रही है, एक टीम यहाँ से खींच रही है। मान लीजिए इधर वाली टीम 5 न्यूटन का बल लगा रही है, इधर वाली टीम 7 न्यूटन का बल लगा रही है। तो आपको मालूम है कि 5 में, अब न्यूटन नहीं समझ आ रहा तो आप समझिए 5 वैल्यू और 7 वैल्यू, तो 5 कौन बड़ा है, 7, तो ये वाली टीम इसको अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब आप इसका योग निकालेंगे कुल परिणाम, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2। तो आप देख लीजिए, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना हो, देखिए शून्य नहीं आया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, असंतुलित बल कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैंने बल को प्रकार बताया आपको, संतुलित असंतुलित, और एक और प्रकार होता है प्राकृतिक मूलभूत बल। प्राकृतिक मूलभूत मतलब बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अपनी जो प्रकृति है, अपने संसार में, अपने नेचर में 4 प्रकार के बल होते हैं, बेसिकली 4, जिनको फंडामेंटल फोर्स मानते हैं। ब्रह्मांड के सभी बल मुख्यतः इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 4 बल है, इन्हीं से सारे बल ड्राइव हुए कहीं ना कहीं। तो सारे ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के सारे बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से 4 बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल। आइए तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब गुरुत्वाकर्षण बल पे अपन चर्चा करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्राकृतिक, इस संसार में प्राकृतिक बल 4 है, उसमें से पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, इस दुनिया में हर चीज दूसरी चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक छोटा सा पत्थर भी है, तो वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर चीज, आइए मान लीजिए ये यूनिवर्सल सत्य है कि हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये बल इतना कम होता है कि कई बार महसूस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको खलीजी धक्का देंगे, तो आपको पता चलेगा ना, खलीजी धक्का देंगे तो महसूस होगा उनका बल। लेकिन आपको चींटी धक्का देगी या चींटी आपके पैर में लग जाए तो आपको महसूस नहीं होती। तो ये तो मैं ऐसे हास्य तौर पर एक एग्जांपल बताया, तो ये बल होता है। तो आप देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो द्रव्यमान, एक शब्द आया मैं भी आपको समझाऊंगा, द्रव्यमान। तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, इंग्लिश में तो गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। तो दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कैसे दोस्तों, अब द्रव्यमान क्या होता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, है ना। तो मास क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का यदि आपको मास निकालना है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट सब्सटेंस। मैटर, अब एक शब्द आ गया मैटर, तो मैटर क्या होता है, तो दोस्तों मैटर एक तरीके से आप समझिए संक्षेप में, मैटर वो चीज होती है जिसका क्या होता है, अपना वेट होता है, अपना वॉल्यूम होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना वाटर है, वाटर, पानी, तो पानी का भी मालूम है अपना खुद का क्या होता है, आपको मालूम है उसका आयतन होता है और उसका अपना एक वजन होता है। तो जो भी चीज, हर चीज कहीं ना कहीं मैटर होती है। तो मैटर में लिविंग भी आ सकते हैं और नॉन लिविंग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, टेबल, ये सब अपना मैटर होता है। मैटर को इंग्लिश में, हिंदी में मेरे हिसाब से दोस्तों पदार्थ कहते हैं, पदार्थ। तो मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ। तो आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको मास, कोई पूछे मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या है, मैटर है। मैटर क्या बोल सकते हैं आप, पदार्थ बोल सकते हैं मैटर को, है ना। आप कोई पूछ ले मैटर क्या है, तो मैटर कुछ नहीं है, मैटर संक्षेप में, मतलब इजी लैंग्वेज में, मैटर इज द, मैटर वो चीज है जिसका खुद का वेट होता है, वजन होता है, और खुद का आयतन होता है, वजन और आयतन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, पेन, पेंसिल, इनका सबका अपना वजन होता है, और आपको मालूम है इनका अपना आयतन भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो मैटर वही चीज होती है। तो अब आप यहाँ देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इनने बोला है, एक सेकंड दोस्तों मैं मिटा लूं जरा, हाँ देखिए, तो दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो अब मान लीजिए ये है m1 मास 1, ये है m2, तो दो द्रव्यमान ले लिया अपन ने।
अब मैंने आपको बताया हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। तो अब तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे आप, तो ये F, तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण F इक्वल टू m1 और इंटू m2, m1 m2 अपॉन, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r, तो उसको रखेंगे नीचे r और स्क्वायर लेंगे उसका स्क्वायर। तो दोस्तों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, समानुपाती, सॉरी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो इस बॉडी का और इस बॉडी का जो मास था, द्रव्यमान था, उनका गुणनफल, और इस बॉडी, दोनों बॉडी के, इन दोनों पदार्थ के द्रव्यमान की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है और अनुक्रमानुपाती होता है। तो F m1 m2 के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, अनुक्रमानुपाती, और इसके क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, तो ये यही कहना चाह रहा। तो ये जो अपना F निकल के आया है, क्या निकला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये आपको मालूम है, मैथ्स में आपने सीखा होगा, जब भी ये साइन अपन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। तो अब अपन जब भी इसको हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए, तो मैंने आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल, फिर मैंने आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में कैसा बल है, एक दुर्बल बल है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो सबसे कमजोर है चारों बलों में, जो अपन ने पीछे चार डिस्कस किए, उनमें सबसे दुर्बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बोलता है। यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे, इसकी प्रकृति दुर्बल है। और इस, अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज मालूम होगी, अब आप पूछेंगे कि इसका उपयोग क्या है, तो आपको ये चीज मालूम है कि अपन जो पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए, इसी बल की उपस्थिति में ही ग्रह जो है वो सूर्य के, और उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते। तो अपना अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, वो इसी बल की उपस्थिति के कारण लगाता है। मैंने आपको बताया, देख लीजिए, ये एक सन हो गया m1, अर्थ हो गया m2, इनके बीच की दूरी हो गई r, और इनके बीच में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे ही अपना जो अर्थ है, उसके चारों ओर जो है सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह, अपना एक प्राकृतिक जो उपग्रह है मून, और आपको मालूम है बहुत सारे सैटेलाइट इसरो द्वारा छोड़े गए जो कि आर्टिफिशियल है। तो इसका ये उपयोग हो गया दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये g जो है, g मैंने बताया था आपको, ये अब आपको मालूम है कि मैथ्स में मालूम है कि F यहाँ लिखा है, m1 m2 पर लिखा है, तो F m1 m2 के क्या हो जाएगा, समानुपाती, और F r के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब आपसे ये लिखा है, द्रव्यमान के दो कण परस्पर दूरी पर स्थित है, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, यही आकर्षण बल क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कणों के द्रव्यमान की गुणनफल, ये गुणनफल, ये देख लीजिए m1 इंटू m2 के समानुपाती हो गया, और कणों के बीच लगने वाली उनके बीच की दूरी के क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और यहाँ पे इसको जब साइन को हटाते तो जी लगाते, और जी क्या हो गया दोस्तों, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब आप देखिए दोस्तों, मैंने F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर कह रहा, यहाँ से आप जी निकाल सकते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि F है, यहाँ F, और इसको ऊपर ले जाते तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर, तो और नीचे क्या आ जाएगा, m1 m2, m1 m2। तो यही जो जी निकला है ना, इसी को दोस्तों कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप चेक कर लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 या -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं क्या होती है, तो मैंने आपको पीछे जो चीज बताई कोई विशेषता में आपको लिख देनी है, बस आपको ये सूत्र रट लेना, आधा काम हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल, मैंने आपको बताया सबसे दुर्बल प्रकृति का बल है। इसी, अब देखिए, अब आपको मालूम है, आप कोई पूछ ले आपसे कि गुरुत्वाकर्षण बल किस किस चीज पे निर्भर करता है, तो मैंने आपको बताया था दोनों पिंडों के, जिनके बीच में लग रहा है, उनके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ कहीं भी आपको देखा कि यहाँ कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ माध्यम कहीं भी नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, गुरुत्वाकर्षण बल देख लीजिए, बल कणों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व मैंने आपको बता ही दिए कि हमें पृथ्वी से बांधे हुए रखता है। दोस्तों आपको मालूम है, जैसे आपका जो वेट है 48 केजी, वो उस वेट, आपको मालूम है आपका 48 केजी वेट का एक प्रमुख कारण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। वैसे देखिए, आपको मैंने पीछे बताया था द्रव्यमान, तो आपका जो द्रव्यमान है ना, वो कुछ हर जगह एक सा होगा,
चाहे आप मून में चली जाइए, मंगल में चली जाइए, कहीं भी, लेकिन आपका वेट हर जगह बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह ग्रेविटी बदलती जाएगी, और आपका वेट निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ग्रेविटी की होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही अपन को क्या करता है? पृथ्वी से बांधे हुए रखता है। और आपको मालूम है कि जो आपको पृथ्वी अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए अपन इस पृथ्वी पर सब लोग खड़े हुए हैं। नहीं तो आपको मालूम है अंतरिक्ष में जाके सब उड़ने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो ग्रेविटी ही अपन को क्या होती है? बांधे रखती है। अगली चीज अभी मैंने आपको बता दी, ग्रह सूर्य के और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और एक और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में आपने वायुमंडल पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? एक वायुमंडल का घेरा है। तो आपको मालूम है जैसे जैसे ऊपर चले जाते जाते हैं, वायुमंडल जो है क्षीण होता जाता है। तो वायुमंडल नीचे क्या है? घनत्व सबसे ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो आपकी पृथ्वी है उसको ग्रेविटी ने इसको बांध रखा है, वायुमंडल को। और आपको मालूम होगा इसी वायुमंडल के कारण आपके यहाँ सारी ऋतुएं होती है, मौसम होता है। तो ये वायुमंडल बहुत जरूरी है, इसी के कारण अपनी आदि क्रियाएं हो रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक ग्रह के चारों ओर वातावरण उपस्थित रहता है। तो दोस्तों कभी आप भूगोल में वायुमंडल लेके वहां गुरुत्वाकर्षण यूज करेंगे तो आपका दिखेगा कि आपको फिजिक्स का भी काफी नॉलेज है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते, तो ये हो गया पूरा गुरुत्वाकर्षण बल। अब एक शब्द आ रहा है पृथ्वी त्वरण। अब त्वरण को इंग्लिश में आपको मालूम है एक्सीलरेशन कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है ये जानना चाहेंगे। तो मान लीजिए आप अपनी गाड़ी निकालते हैं, आप अपनी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए अचानक आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी कर दी? 20 कर दी, फिर अचानक 30 कर दी। तो ये जो 10 से 20, 20 से 30 हो रहा है ना, तो दोस्तों यही एक्सीलरेशन कहलाता है। लेकिन मान लीजिए आप अपनी 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी 10 घंटे तक चलाते रहे ना, तो एक्सीलरेशन शून्य होगा। एक्सीलरेशन तभी होता है जब आप अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं, शब्द यूज किया जाता है ना, एक्सीलरेटर दे, एक्सीलरेटर दे। तो जितना ज्यादा एक्सीलरेटर आप बदलते जाएंगे हर सेकंड, तो वही आपका एक्सीलरेशन कहलाएगा। मान लीजिए एक प्लेन है, वो 100 किलोमीटर से उड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उड़ता ही जाएगा तो नहीं कहलाएगा, लेकिन वो 100 से 80 हुआ, फिर 80 से 100 हुआ, फिर 100 से 120 हुआ, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, और यही एक्सेलरेशन कहलाता है सिंपल भाषा में। और एक्सेलरेशन आप समझना चाहे तो रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। हिंदी में जानना चाहेंगे तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। और आपको मालूम है वेग क्या होता है? वेग जो है परिवर्तन में दर पर यूनिट टाइम होता है। वेग आपको मालूम है कि आपकी जो गति है उसमें परिवर्तन की दर कहलाता है। आपको एक्सेलरेशन डीवी बाई डी होता है, डीवी बाई डी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं आपको बता रहा था एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको फिजिक्स में और घुसते चले जाना है तो एक्सीलरेशन डीवी बाई डी होता है, और यही वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेग। आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है? वेग। अच्छा, आप पूछेंगे कि वेग क्या होता है, तो वेग आपको मालूम है कि क्या होता है? वेलोसिटी। जैसे आपको दो दो शब्द है, एक होता है चाल और एक होता है वेग। तो चाल क्या होता है? मान लीजिए इधर से मुझे इधर जाना है, तो मैं कितने रास्ते से ये भी जा सकता हूँ, इधर से घूम के भी जा सकता हूँ, इधर से घूम के भी जा सकता हूँ। लेकिन वेग क्या होता है? वेग इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो वेग कहलाता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आपको एक चीज जान के वो होगा कि वेग जो होता है वो एक सदिश राशि है, जबकि जो आपकी चाल है वो एक अदिश राशि है। मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी के आपको जब भी निकालना है तो उसके साथ परिमाण लगेगा और डायरेक्शन लगेगा, दिशा लगेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल शब्दों में गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या था वो बताना चाहूंगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन कब होता है? बदलता जाता है जब एक्सेलरेट करते जाओगे। तो आपको एक चीज पता होगी, पृथ्वी कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, और आपको मालूम है पृथ्वी जो खींच रही है उस चीज जिस चीज खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये देख लीजिए, ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेकेंड में 9.8 मीटर, एक सेकंड में 9.8 मीटर। और क्या होता है कि हर सेकंड, जैसे मान लीजिए एक बॉल गिर रही है, वो पहले सेकंड में 9.8 की उस स्पीड से गिर रही है, तो दूसरे सेकंड में उसमें 9.8 प्लस 9.8 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 हो जाएगा। तो देखेंगे हर सेकंड उसके क्या हो रहा है? गति में परिवर्तन हो रहा है, और इसी को आप क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसलिए गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो सिंबल है वो जी होता है, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको गुरुत्व प्राकृतिक बल बताया, बल के अंतर्गत दो टाइप के बल बताए, संतुलित असंतुलित बल बताए। उसके बाद मैंने प्राकृतिक 4 बल बताए, उसमें पहला गुरुत्वाकर्षण बल बताया। अब अगला बल बताऊंगा विद्युत चुंबकीय बल बताऊंगा। इसके बाद अगला बल बताऊंगा आपको दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो इस तरीके से अपना ये लेक्चर कंटिन्यू होता जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज यहीं पे रोकते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, बल बताया और गुरुत्वाकर्षण बल को समझाने की कोशिश करी। उसमें मैंने आपको त्वरण बताया, उसमें मैंने आपको द्रव्यमान बताया, आपको सूत्र बताया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको अपन विद्युत चुंबकीय बल से अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे।